नमस्कार साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक वीडियो हिंदी शिक्षण विधियों का इससे पहले डाल दिया है मैंने। आज हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में ही एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि भाषा क्या है, भाषा शिक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे भाषा मनोविज्ञान के बारे में बात किया मैंने। आज उससे आगे की कुछ कहानी के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ कि भाषा के अलग अलग जो सोपान हैं उस हिसाब से भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भाषा को सीखने के माध्यम कौन कौन से हैं, उसके उपाय कौन कौन से हैं, भाषा के कार्य कौन कौन से हैं, उस विषय पर आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ भाषा के कार्य, भाषा के कार्य, भाषा के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, मुख्यतः एक ही काम है भाषा का, विचारों का आदान प्रदान। क्या है? एक तो आप कह सकते हो संप्रेषण, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा भाषा पर डिपेंड होता है। भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग है, पूरा का पूरा संप्रेषण भाषा पर आधारित होता है। उसके बाद है विचार विनिमय। एक तरीके से मैंने बस इसका ट्रांसफर करके यहां लिखा है, बाकी चीज वही है। विचारों का आदान प्रदान वही संप्रेषण होता है। इसके बाद अभ्यास का माध्यम है, अभ्यास का माध्यम है। भाषा दूसरों को अपनी बात को समझाने का भी माध्यम है। भाषा दूसरों को किस प्रकार आकर्षित किया जाए, आकर्षण का केंद्र भी है भाषा। आकर्षित करने का माध्यम भी है। सूचना आदान प्रदान का माध्यम है, आदान प्रदान का माध्यम है। अब आपको यही जानना है कि भाषा क्या काम आती है। तो मैंने आपको बता दिया भाषा का मुख्य काम क्या है, एक दूसरे व्यक्तियों के आपस में विचारों को जानना, समझना, दूसरों को जानना, खुद को दूसरों के सामने प्रकट करना, यह है सब भाषा के क्या है, मुख्य काम है। अब अगला जो बिंदु अपना रहने वाला है उस पर बातचीत करते हैं। भाषा को किस प्रकार सीखा जा सकता है, भाषा के घटक क्या हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपने को इन सभी बातों पर बातचीत करनी है। अब भाषा के मनोविज्ञान के बारे में आपको बताना है कि भाषा का मनोविज्ञान क्या है। भाषा मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान के बारे में पहले बात करता हूं मैं आपसे कि भाषा का मनोविज्ञान क्या है। भाषा मनोविज्ञान से आपको यह समझना है कि किसी भी व्यक्ति को भाषा किस प्रकार सिखाई जाए, भाषा किस प्रकार सिखाई जाए। ठीक है, भाषा किस प्रकार सिखाई जाए। ठीक है, भाषा को सिखाया कैसे जाए किसी व्यक्ति को, वही भाषा मनोविज्ञान होता है। एक छोटे बच्चे को भाषा किसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। बड़े होकर भी लोग एक भाषा सीखते हैं, उसके बाद अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो लोगों को भाषा का ज्ञान किस प्रकार दिया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भाषा मनोविज्ञान कहलाता है। भाषा मनोविज्ञान के अलग अलग माध्यम होते हैं। सबसे पहले भाषा को सिखाने का एक सशक्त माध्यम है। व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के पास भाषा को सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए।
ठीक है। जिज्ञासा के बिना किसी भी प्रकार के ज्ञान को सीखा नहीं जा सकता है। व्यक्ति के अंदर कुछ जिज्ञासा इस प्रकार की होनी चाहिए कि यार ये भाषा ऐसी क्यों है। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हो तो जिस व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं है उसको आप उर्दू कभी सिखा नहीं सकते। जिसका मारवाड़ी सीखने का, जिसका हिंदी सीखने का, जिसका इंग्लिश सीखने का, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का सीखने का मन में अगर भाव पैदा नहीं हुआ है, उसके प्रति जिज्ञासा नहीं है, तो चाहे दुनिया का कोई आदमी कितनी ही कोशिश कर सकते, उस व्यक्ति को कभी भाषा नहीं सिखाई जा सकती। तो सबसे पहले भाषा सिखाने का सशक्त माध्यम जो है वो क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके बाद 2 नंबर है वो अनुकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। और 3 नंबर पर है वो अभ्यास होना चाहिए। ये तीनों घटक भाषा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। आपसे परीक्षा में सवाल कैसा पूछा जाएगा कि भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक निम्न में से कौन सा है। अगर ऐसे ऑप्शन देता है कि जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास और उपरोक्त सभी, ये सवाल आएगा आपके, तो ऐसे पूछा हुआ सवाल है। पहले A, B, C और D ऑप्शन मैंने लिखा है। इसमें लिखा हुआ आएगा जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। फिर लिखा हुआ आएगा अनुकरण, फिर लिखा हुआ आएगा आपका अभ्यास, और फिर लास्ट में आपका लिखा हुआ आएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब सवाल की भाषा पर डिपेंड करेगा कि आपका इसमें उत्तर क्या होगा। अगर भाषा में वो ये कहता है कि निम्न में से कौन से घटक भाषा मनोविज्ञान के लिए आवश्यक है या भाषा सीखने के लिए आवश्यक है, तो ये सभी घटक भाषा सीखने के लिए आवश्यक हैं। मगर इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जिज्ञासा है। अगर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होगी तभी भाषा को क्या किया जा सकता है, सीखा। यानी उत्पन्न कहाँ से होता है भाषा सीखने का या भाषा मनोविज्ञान का व्युत्पन्न जो करने वाला घटक है वो कौन सा है, जिज्ञासा है। लेकिन उसके बाद जिज्ञासा प्रकट हो गई, अनुकरण भी हो रहा है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें अभ्यास होना चाहिए। अब अभ्यास से व्यक्ति भाषा को सशक्त बना सकता है, दूसरों के सामने अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रकट कर सकता है। बार बार अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही व्यक्ति को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो भाषा मनोविज्ञान किसको कहते हैं, भाषा को किस प्रकार सिखाया जाए, किस प्रकार भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर किया जाए, इस प्रकार का जिसमें अध्ययन किया जाता है या जिसमें इस प्रकार की बातों को सिखाया जाता है उसे भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। भाषा मनोविज्ञान या भाषा को सिखाने के मुख्यतः 3 घटक मैंने लिखे हैं आपके सामने। जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। ये भाषा मनोविज्ञान के मुख्यतः 3 माध्यम आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। अब अपन बात करते हैं भाषा बिंब, भाषा घटक या सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। इतनी बात शायद सब साथियों को समझ में आ गई होगी। अब अपन अगली बात करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भाषा मनोविज्ञान वाला जो लिखा है आपके सामने, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है जिज्ञासा और अनुकरण के बारे में। तो अपने को इस बात पर पूरा फोकस होना चाहिए कि भाषा मनोविज्ञान तो कहते हैं कि भाषा को सिखाया कैसे जाए। उसके बाद इसमें मुख्यतः आपको ध्यान रखना, एक जिज्ञासा है, एक आपका अनुकरण है और एक अभ्यास है। सीधा सवाल आता है नॉर्मल, तब तो तीनों उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। और भाषा का महत्वपूर्ण घटक है या जहाँ से भाषा व्युत्पन्न होती है, सीखी जानी, वो महत्वपूर्ण घटक आपका कौन सा होगा, वो जिज्ञासा होगा। अब अपने को अगला जो टॉपिक है उस पर बात करनी है, भाषा के बिंब। भाषा बिंब क्या है, भाषा बिंब कह दो, भाषा घटक कह दो या भाषा सीखने की प्रक्रिया कह दो। भाषा सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया ये कह दो, ये सब एक ही बात है। अब एक बात सुनिएगा जरा आप सब लोग, भाषा सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, एक व्यक्ति किस प्रकार एक भाषा को सीखेगा। भाई अनुकरण, जिज्ञासा वो तो व्युत्पन्न है, वहाँ से तो शुरुआत होती है, मगर वो सब चीज़ें भी किस पर डिपेंड है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। भाई जिज्ञासा भी किस चीज़ से प्रकट होती है, कैसे जिज्ञासा मन में प्रकट होगी, उस तरीके से सीखने का पहला जो आपका घटक होता है वो सबसे पहला घटक होता है दृश्य बिंब। क्या होता है, दृश्य बिंब कहलाता है। अब दृश्य बिंब क्या होता है जी, दृश्य बिंब का मतलब है
किसी बच्चे को अगर भाषा सीखनी है तो जो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज को देखेगा ना, उन्हीं चीजों की भाषा सीखेगा। यानी जिस चीज को अपन देखते हैं, आज तक आपने जिन जिन चीजों को देखा है, आपके मन में अगर उनके बारे में विचार प्रकट करने हो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। भाषा को ध्यान रखिएगा, दृश्य जो बिंब होता है उसके माध्यम से सबसे ज्यादा जल्दी सीखा जा सकता है। बिंब क्या है? देखो, मान लो ये एक दर्पण है आपका, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपकी फोटो यहाँ दिखाई देती है तो वो आपका प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और आप जो हो ना, आपको उस प्रतिबिंब का क्या कहा जाएगा? बिंब कहा जाएगा। इसका मतलब उसका जो व्युत्पन्न होने का प्रथम साधन जो होता है वो क्या होता है? दृश्य बिंब होता है। सबसे आसानी से भाषा किसी माध्यम से सीखी जाती है तो वो दृश्य माध्यम है। जो चीज बच्चे को दिखाई गई है, आपने परिवार में मान लो बच्चे ने घर में गाय देखी है, भैंस देखी है, अपने माता पिता को उसने स्वयं के सामने घूमते बातें करते हुए देखा है, किसी मोर पक्षी को उसने देखा है। जिन जिन चीज़ों का वातावरण उस बच्चे के आसपास है और जिन जिन चीज़ों को बच्चे ने देखा है, उनकी भाषा सर्वप्रथम वो सीखेगा बिना किसी के सिखाए के। यानी किसी चीज़ को सिखाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है। वातावरण में, जिस वातावरण में रहेगा, जिन चीज़ों को देखेगा, उनके प्रति भाषाएं सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सीख जाएगा। और ये सीखने का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे ज्यादा अच्छा घटक है। दूसरा, इसके बाद क्या है? दृश्य के बाद में है श्रव्य बिंब। कौन सा है? श्रव्य बिंब है। श्रव्य बिंब में क्या होगा? जिन चीजों के बारे में बच्चे ने सुन रखा है, जिन चीजों के बारे में सुना जाता है, वो सुनी हुई चीज दूसरे नंबर पर आएगी। सबसे पहले देखकर सीखेगा। जिन जिन चीजों को अपन ने आज तक देखा है, मान लो आपने कभी कश्मीर घाटी देखी है, आपने कभी ताजमहल देखा है, आपने कभी लाल किला देखा है, आपने कभी संसद भवन देखा है, तो आपको उनके प्रति विचार प्रकट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उनकी भाषा आपको बनानी नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें आप बड़ी आसानी से सीख जाओगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद दूसरी सुनिए, अगर मान लो आपने कभी वो सब चीजें नहीं देखी है, मान लो आपको कोई उस चीज के बारे में बताता है या आपने उन चीजों के बारे में कहीं पढ़ रखा है या सुन रखा है, तो दूसरी उसके बाद चीजें जल्दी सीखने का माध्यम क्या है? सर्वे है। सर्वे का मतलब आपने उन चीजों के बारे में सुना था, अपन उन चीजों को धीरे धीरे आगे अपने विचारों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। आपने कभी भी आपके गांव की किसी घटना के बारे में सुन रखा है, आपने कभी किसी देवी देवता के बारे में, हो सकता है आपने कभी किसी देवता को देखा नहीं हो सकता है आपने कभी भूत और प्रेत को नहीं देखा हो, मगर जब भी भूत और प्रेत की बात आएगी तो आपके दिमाग में वो बातें जरूर आएगी जो किसी से आपने सुन रखी है। आप किसी जगह से गुजरते हो, आपने उस जगह के बारे में सुन रखा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था, ये घटना घटित हुई थी। जिस जगह से आप वहां से जब भी गुजरोगे, उस जगह के बारे में वो विचार आपके मन में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि सर्वे जो है वो 2 नंबर पर आता है, पहले दृश्य और फिर उसके बाद सर्वे। जिन चीजों के बारे में सुन रखा है, आपने उनको कभी नहीं देखा हो चाहे, लेकिन उस तरीके के मन में आपके विचार या भाव या भाषा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद देखिए 3 नंबर पर आपका घटक है जो है विचार बिंब। क्या है? विचार बिंब। विचार बिंब का मतलब है आपने मान लो सुन रखा है किसी चीज के बारे में और आप अपने आप मन में उस चीज के प्रति विचार करते हो। विचार क्या है? एक मानसिक भावना है, आत्मिक नहीं है। आत्मा से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या है? सिर्फ मानसिक है। मानसिक कह दो, या इसका संबंध किस से है? मस्तिष्क से है। मस्तिष्क से इसका संबंध है। मस्तिष्क से इसका संबंध होने का मतलब है सिर्फ मानसिक जो तरंग चलती है विचारों की, वही विचार भावनाएं आपके दिल में धीरे धीरे जगह करने लग जाती है। तभी कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जैसी विचार तरंग हमारे मन में मस्तिष्क में गुजरती है, वही धीरे धीरे व्यक्ति बनना शुरू हो जाता है। अच्छे विचार रखेंगे, एक दिन अच्छे इंसान बनेंगे। बुरे विचार रखेंगे, धीरे धीरे करते वो बुरे विचार आपको बुराई की तरफ ले जाने लग जाएंगे। तो एक व्यक्ति को सकारात्मक विचार रखने चाहिए। और विचार कैसे आएंगे? लगातार उन चीजों के बारे में मस्तिष्क में आप विचार करते हो, सोचते हो, उसके माध्यम से भाषा का धीरे धीरे आपके भावों का, आपके व्यक्तित्व का क्या होना शुरू हो जाता है? विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति दृश्य के माध्यम से सीखता है भाषा को, उसके बाद सर्वे के माध्यम से सीखता है और उसके बाद में विचार बिंब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसने किसी चीज को देखा है, फिर उसके बारे में सुना है, फिर उसके बारे में उसके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, वही विचार
विचार बिंब कहलाते हैं। इसके बाद आपका अगला जो बिंब है चौथा, वो है भाव बिंब। क्या है? चौथा भाव बिंब है। भाषा के 4 बिंब होते हैं साथियों। कितने बिंब होते हैं? भाषा के 4 बिंब होते हैं या 4 घटक होते हैं या सीखने की प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं। पहला है आपका दृश्य बिंब, दूसरा है श्रव्य बिंब, फिर है विचार बिंब। भाव क्या है? भाव बिंब में मस्तिष्क नहीं आती है, इनमें एक हृदय मान लो, आप इसकी आत्मा मान लो, या भावनात्मक जो रिलेशन होता है वही भाव बिंब होता है। क्या होता है? आत्मिक विचार जो होते हैं या हृदयात्मक चिंतन, केवल मस्तिष्क नहीं, सभी प्रकार की उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी प्रकार की चीज़ों को देखकर सोचकर विचार करने वाले जो होते हैं उन विचारों को क्या कहते हैं? भाव बिंब कहते हैं। अब मान लो आप लोगों ने कभी भी सुना होगा कि गाय हमारी माता है, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ये एक भाव है। इस भाव को लेकर अपन धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए भाव का एग्जाम्पल क्या है? भाव का एग्जाम्पल ये है कि गाय हमारी क्या है? गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। तो गाय वास्तव में माता थोड़ी है किसी की, लेकिन ये क्या है? एक भाव है। ये भाव है, इसी के माध्यम से भाषा का प्रकटीकरण होता है। ठीक इसी प्रकार आप जानते हो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी क्या है? राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता हैं। ये महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो क्या है? राष्ट्रपिता है। तो राष्ट्रपिता कैसे हैं? वो ये एक भाव है, एक सकारात्मक भाव प्रकट होता है। तो ये एग्जाम्पल है भाव चिंतन के कह दो चाहे भाव बिंब के कह दो। देखो सबसे पहले मान लो आपने गाय को देखा है कभी, ठीक है? गाय को क्या किया? देखा। तो उसके प्रति आपके विचार प्रकट होंगे, आपकी भाषा का आविर्भाव होगा। फिर देखो उसके बारे में कभी सुना है, तो सुनी हुई चीजों के बारे में आपके मन में अपने आप जो विचार प्रकट होते हैं वो क्या कहलाता है? श्रव्य बिंब होता है। जिस चीज के बारे में आपने सुना है, सुनी हुई चीजों के बारे में किसी भी बच्चे के मन में भाषा का प्रकटीकरण होना। फिर विचार बिंब, जो चीजें सुन रखी है विचारों के माध्यम से धीरे धीरे उनका प्रकट होना विचार बिंब कहलाता है। अब उसके बाद में लास्ट होता है भाव बिंब। भाव का मतलब है बैठे बैठे कभी किसी चीज के बारे में अपने आप हृदय में उसके प्रति भाव प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में कभी अच्छाई कभी बुराई, अच्छे विचार भी रखना। वो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मन में ऐसा भाव रखना। आपके गांव में कोई महान व्यक्ति है, उसके प्रति आपके श्रद्धा के भाव होंगे, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है उसके प्रति बुरे भाव होंगे। ये जो होते हैं इनके प्रति धीरे धीरे बच्चे में अंतिम कड़ी के रूप में विकास होता है। तो एक बार आप इन सब चीजों को देख लीजिए। भाषा के 4 बिंब होते हैं, घटक होते हैं, सीखने की प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है उसका नाम होगा आपके भाषा के रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, भाषा के रूपों के बारे में अपने को अभी बातचीत करनी है। भाषा के कितने रूप होते हैं भाई? आप लोग जानते होंगे इस बात को कि भाषा के अनेक रूप है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कौन कौन से रूप होते हैं भाषा के? जरा ध्यान से सुनिएगा। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो वातावरण है उसके आसपास अनेक लोग अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आज तो एक दुनिया इंटरनेट के इस दौर में बहुत छोटी हो चुकी है। एक ही जगह अनेक अनेक प्रदेशों के लोग रहने आ जाते हैं, वो अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो भाषा के क्या होते हैं? रूप होते हैं। तो सबसे पहले अपने को भाषा के रूपों के बारे में अगर चर्चा करनी है तो पहला रूप भाषा का होता है मातृभाषा। कौन सी होती है? मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? देखो, जिस भाषा का प्रयोग हमारी माता पिता हमारे परिवार के जो लोग करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। आपको ध्यान होगा, जिस भाषा का प्रयोग माता पिता या परिवार के लोग करते हैं, माता पिता तथा परिवार के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी भाषा होती है? वो मातृभाषा होती है। ये सवाल आया हुआ है रीट में कि मातृभाषा होगी तो उसमें लिखा हुआ आएगा जिसमें देश के नागरिक बात करते हो, जिसमें राज्य के नागरिक बात करते हो, जिसमें आपकी माताजी बात करती हो, और इनमें से कोई नहीं है। उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, परिवार के सदस्य, वो भाषा हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। देखिए अगली भाषा आप लोगों की है बोली। कह दो बोली, या इसको मैं कह सकता हूं आपकी
प्रादेशिक भाषा कह सकता हूं, प्रादेशिक भाषा बोली कह दो, या प्रादेशिक आप भाषा कह सकते हो इसको, या इसको प्रादेशिक की बजाय क्षेत्रीय भाषा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? क्षेत्रीय भाषा सही शब्द है, क्षेत्रीय भाषा। अब देखिए, जैसे हमारे राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी, ठीक है, रागड़ी बोली जाती है, जैसे मेवाड़ी बोली जाती है, जैसे मेवाती बोली जाती है, मेवाती, ये सब की सब जो हैं वो बोलियां हैं। क्या है? राजस्थानी की बोलियां हैं। इन सब का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है। स्थानीय लोग कुछ क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप खुद जानते हो कि राजस्थान में हमारे एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बदले भाषा। ये कहावत आप लोगों की यहाँ चरितार्थ होती है कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, पूरे देश में आपको ऐसा मिल जाएगा। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर 1 कोस के बाद आपको पानी की मिठास, पानी की खटास, ठीक है, ये सब बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ भाषा का लहजा, भाषा को बोलने का तरीका और पूरी भाषा ही आप लोगों को हर 4 कोस के बाद अलग मिलेगी। तभी मैंने ये कहावत आप लोगों को बताई है कि हमारे यहाँ बोला भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बदले वाणी। तो वाणी जो है, भाषा जो है, वो हमारी अनेक तरीकों से बदलती रहती है। जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, रागड़ी, ठीक है, जोधपुरी, ये सब भाषाएं जो हैं ये बोलियां हैं हमारी। इनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अगली देखिए, आपके पास तीसरा रूप जो है वह भाषा का है, वो है प्रादेशिक भाषा। यहां प्रादेशिक लिख सकते हैं अपन, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब है, जैसे आप लोग देखते हो गुजराती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। जैसे कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, जैसे तमिल बोली जाती है। ये बोलियां जो है ये क्या है? आप लोगों की प्रादेशिक भाषाएं हैं। इन प्रादेशिक भाषाओं का संविधान में उल्लेख होता है। क्या है? संविधान में इन सभी प्रादेशिक भाषाओं का क्या है? उल्लेख किया हुआ है। आप लोग देखते हो संविधान की 8वीं अनुसूची में अनेक प्रकार की प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन कर रखा है, लेकिन ध्यान रखना उसमें राजस्थानी नहीं है। क्या नहीं है? राजस्थानी प्रादेशिक भाषा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है कुछ समय बाद इसको इसका दर्जा मिल जाए, लेकिन अभी तक इसको इसका दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा की बात करेंगे पहले। राजभाषा, राजभाषा का मतलब है एक संवैधानिक भाषा जिसमें सरकार के जितने भी अध्यादेश होते हैं, सरकार के जितने भी गजट होते हैं, सरकार के जितने भी लेखा जोखा के कार्य होते हैं, वो सब के सब जिस भाषा में किए जाते हैं वो राजभाषा होती है। सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। इसी दिन यानी 14 सितंबर के दिन आप लोग कौन सा दिवस मनाते हो? आपको ये कमेंट में जरूर बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद करिएगा, राजभाषा किसे कहते हैं? सरकार के सारे कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं, सरकारी गजट जिस भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। ये 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। आपके लिए सवाल ये, 14 सितंबर को कौन सा दिवस आता है? ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस चीज का। इसके बाद सुनिए, 5वीं जो रूप है भाषा का वो है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। अब राष्ट्रभाषा कौन सी होती है जनाब? एक राष्ट्र की पूरे की भाषा घोषित की हुई होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस प्रकार चीन में चाइनीज भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में उसको दर्जा प्राप्त है। पाकिस्तान में किस भाषा को दर्जा प्राप्त है आप लोगों को मालूम होगा। नेपाल में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये सब जानकारियाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए कम से कम ये जरूरी हो कि उसके 2/3 सदस्य और 3/4 सदस्य, यानी 2/3 सदस्य उस भाषा को क्या होने चाहिए? बोलने वाले होने चाहिए।
इतने लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए, और इतने जो लोग हैं वो उस भाषा को क्या होने चाहिए, समझने वाले होने चाहिए। जिस भाषा की ये विशेषता है कि 2/3 लोग उसे बोलने वाले हैं और 3/4 लोग उस भाषा को समझने वाले हैं, वो भाषा कैसी भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। समझ गए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उसमें दक्षिणी भारत के कुछ राज्य हैं वो इसका घोर विरोध करते हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ समय में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त हो जाए, तो इस पर अपनी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी तक ये याद रखना है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद 6 नंबर रूप देखना है अपने को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का। कौन सी भाषा? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है जनाब? अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक या एक से अधिक देश, विभिन्न प्रकार के देश आपस में डायलॉग जिस भाषा में करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। विश्व के अधिकांश देश जिस भाषा को अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज समझते हैं, जिसमें अपने डायलॉग करते हैं आपस में, वो भाषा उनकी क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। वर्तमान में अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि विश्व के अधिकांश जो देश हैं वो आपस में डायलॉग किसके माध्यम से करते हैं? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से डायलॉग करने वाले ये विभिन्न प्रकार के देश हैं, इनके लिए अंग्रेजी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप लोग कई बार देखते होंगे विभिन्न प्रकार के देश के लोग जो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं वो आपस में एक द्विभाषीय का प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न भाषाओं का ट्रांसफर रूपांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं। तो ये सब जो हैं वो भाषा के रूप आपके सामने मैंने लिखे हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, भाषा के रूप क्या क्या हैं। मातृभाषा, जिस भाषा में हमारे परिवार के सदस्य, हमारे माता पिता जिस भाषा में बात करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। और एक बात और यहाँ याद रखना, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ये मैंने बता दिया एक आपको। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है बोली या क्षेत्रीय भाषा जिसको कहते हैं, जैसे राजस्थानी की विभिन्न प्रकार की अलग अलग बोलियां हैं, ये सब की सब जो हैं वो क्या कहलाती है? आपकी बोली कहलाती है या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। इनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है। फिर है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो प्रादेशिक भाषा है, और वो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, जैसे कन्नड़ है, जैसे तमिल है, इन भाषाओं को कहा जाता है, लेकिन राजस्थानी नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। राजभाषा जिसमें सरकार के गजट प्रकाशित होते हैं या सरकार का कामकाज जिस भाषा में होता है वो कौन सी भाषा है? राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। राष्ट्रभाषा जिसमें एक राष्ट्र के लोग 2/3 उसको बोलने वाले हों और 3/4 लोग उसको समझने वाले हों, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक या अधिक देशों के लोग आपस में जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। वर्तमान में अंग्रेजी जो है वो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, देखते हैं क्या है अगला बिंदु अपना जिस पर अपने को बातचीत करनी है। ठीक है, अगली बात अपन करेंगे अब सूत्र सिद्धांत, यानी हिंदी शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं उन पर बातचीत करेंगे। आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, बार बार इसका रिवीजन करते चलिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सूत्र लिख लेता हूँ। भाषा शिक्षण के सूत्र, भाषा शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं आखिर ये अपने को मालूम होना चाहिए जनाब। सबसे पहले हिंदी भाषा के सूत्र का मैं अगर मीनिंग बताऊं आपको तो ये होता है कि भाषा किन किन माध्यमों से आगे ट्रांसफ़र की जाती है, किस प्रकार से आसानी से बच्चों को सिखाई जा सकती है, चाहे वो छोटे स्तर का बच्चा हो चाहे वो बड़े स्तर का हो। हिंदी का शिक्षण कार्य किन किन सूत्रों पर आधारित होकर करवाया जाता है वो कहलाते हैं भाषा के शिक्षण सूत्र। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है हिंदी भाषा का शिक्षण सूत्र अगर अपन बताना चाहें किन किन शिक्षण सूत्रों की सहायता से भाषा आगे बढ़ती है, किन किन शिक्षण सूत्रों की सहायता से हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से एक दूसरे नागरिक के सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो कहलाते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के शिक्षण सूत्र। तो सबसे पहले अपना पहला सूत्र जो है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से
सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर है तो इसको समझना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे है और किस प्रकार ये बात अपनी सही बैठती है। सबसे पहले भाषा में छोटी छोटी बारीकियां नहीं सीखी जाती है, जैसे उदाहरण है। उदाहरणों को अपन कहें तो वो भाषा के क्या हैं? स्थूल घटक हैं, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म नियम है, नियम नहीं सिखाए जाते सबसे पहले बच्चे को। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार की, अपने देख रेख की, जो भी आपस में लोग बोलते हैं उनसे भाषा को ग्रहण करता है, तो वो सब भाषा के क्या होते हैं? स्थूल घटक होते हैं। सबसे पहले भाषा के नियम नहीं सीख सकता बच्चा। आप बच्चे को सबसे पहले भाषा के नियम नहीं सिखा सकते। तो ये सब जो होते हैं वो तो सूक्ष्म चीज़ें होती है, ये चीज़ें भाषा की पहले नहीं सिखाई जाती। आप स्टार्टिंग से बच्चा जब आपस में माँ मम्मी ऐसे बोलना सीखता है तो उस समय आप उसको उसकी जो शब्दावली है वो नहीं सिखाते हो। तो क्या सिखाते हो? आरंभिक तो भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सुनकर बच्चा सीखता है, तो वो क्या है? स्थूल है। तो किसकी ओर भाषा का गमन होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अगला दूसरा जो अपना घटक है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब है उदाहरण किसी चीज़ का है। जैसे आप कहते हो पापा बोलो, मम्मी बोलो, अपना नाम बुलाते हो, आप उसका अनुकरण करवाते हो, वो सारी चीज़ें विशिष्ट है। उदाहरण जो होता है वो विशिष्ट होता है। आप बोलते हो कै बुलवाते हो, उससे बार बार उसका अनुकरण करवाते हो, तो वो कै जो है वो क्या है? विशिष्ट है। विशिष्ट है, सामान्य नहीं है। बाद में जब उसके नियम आप सिखाते हो तो वो नियम उसके सामान्य हैं। अगला बिंदु क्या है देखते हैं। 3 नंबर अपने को बात करनी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ आप लोगों को ज्ञात है, बच्चे को जो ज्ञात है उससे किसकी ओर ले जाते हो? अज्ञात की ओर। बच्चा कै, आरंभ में उसको पता नहीं कै क्या होता है, मम्मी क्या है, पापा क्या है, उसको जानकारी नहीं होती उस समय तक। लेकिन उस समय तक वो आपके बोले हुए शब्दों का अनुकरण करता है। आप बोलते हो इसका नाम क्या है, इसके बारे में क्या है, अलग अलग चीज़ आप उसको दिखाते हो, खिलौना दिखाते हो, उनके बारे में वो बोलता तो है लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं होती है उस समय तक। तो उसको क्या करवाना है? भाषा ज्ञात से किसकी ओर ले जाना है? अज्ञात की ओर। भाषा के जो शब्द हैं उससे धीरे 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 भाषा की शब्दावली को सीखता है। वो कैखेड़े सीखता है, ए आ सीखता है। स्वर व्यंजन का उस समय तक उसे कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्वर व्यंजन के बारे में भी क्या करने लग जाता है? सीखने लग जाता है। चौथा पॉइंट अपना है आगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए जरा, पहले विश्लेषण का मतलब है अलग अलग चीज़ें करना। उसको पता ही नहीं है समाहित कैसे किया जाए। अब आप ही समझो, बड़े स्तर पर अगर किसी चीज़ को सिखाना होता है तो पहले बिखराव होता है सारी चीज़ों का, पूरा सिलेबस बिखराव के होता है, फिर धीरे धीरे उनका समाहित किया जाता है। इसी प्रकार बच्चे के सामने सभी चीज़ों को अलग अलग, विश्लेषण का मतलब है सबको अलग अलग करना। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ ही होता है अलग अलग करना, संश्लेषण का मतलब एकत्रित करना। तो सारी जानकारियाँ जो भाषा के संबंध में है वो बिखराव के रूप में उसके सामने प्रकट की जाती है और फिर धीरे धीरे उनका क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। इस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है भाषा। अगला पॉइंट अपना है निकटता से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर। दूर की ओर। निकट से दूर की ओर का मतलब होता है साथियों, जो चीज़ें उसे अभी मालूम है, उसके आसपास की है, उसके बारे में वो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भाषा के बारे में नहीं जानते हैं। उन दूर की वस्तुओं को सिखाना किसका उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 6 नंबर पॉइंट अपना रहेगा मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए ये वर्ड बहुत आपको परेशान करता होगा हमेशा। मूर्त क्या चीज़ है और अमूर्त क्या चीज़ है? मूर्त वही है जो आप सब कुछ देखते हो, आंखों से जो दिखाई देता है उसके बारे में वही बोला जाए जो दिख रहा है, वह मूर्त ज्ञान होता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, अपनी स्मरण शक्ति, अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर उसका विचार विमर्श करके, विचारों का आदान प्रदान करके अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, वह अमूर्त ज्ञान होता है।
तो इसी प्रकार मूर्त और अमूर्त का ध्यान अपने को रखना है कि शुरुआत में बच्चा जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो उसकी मूर्त ज्ञान की वस्तु है। जो चीज़ दिख रही है, जैसे ये चौक है तो उसको चौक ही बताना। अब उसका मालूम नहीं है कि ये चौक किस काम की आएगी, आपने उसको बता दिया कि ये चौक है तो वो चौक बोलेगा, लेकिन उसके बारे में उसका यूज क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, क्या काम आती है वो चीज़, इस प्रकार का कोई विचार उसके मन में प्रकट नहीं होता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, जब इन सब चीज़ों के बारे में, उसके यूज के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसके हानि के बारे में सभी जानकारियां जब बच्चे को हो जाती है तो वो किसकी ओर चलता है, अमूर्त की ओर। लेकिन शुरुआत में जो दिख रहा है उसी के प्रति बच्चे के मन में क्या रहते हैं, विचार रहते हैं। तो एक बार जरा ध्यान से सारे सुन लीजिए आप लोग। स्थूल से किसकी ओर है, सूक्ष्म की ओर है। स्थूल क्या है, उदाहरण है। सूक्ष्म क्या है, उसके नियम है। विशिष्ट क्या है और सामान्य क्या है। विशिष्ट उदाहरण होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है अपने को। विशिष्ट हमेशा क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सामान्य जो है वो नियम है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फिर निकट से किसकी ओर, दूर की ओर, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना है अपने को, 7वां पॉइंट जो अपना है वो है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। अनिश्चितता से, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, निश्चितता की ओर ये ले जाता है कौन, अपना भाषा शिक्षण जो हिंदी का है। वो अनिश्चित वस्तुएं जो हैं, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है अपने को, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो सब अनिश्चित हैं। तो भाषा कितनी सीखी है, क्या सीखी है, उसका स्तर क्या है, ये अनिश्चित है। उससे निश्चित ज्ञान की ओर ले जाना हिंदी शिक्षण का शिक्षण सूत्र है। 8 नंबर है पूर्ण से, पूर्ण से अपूर्ण की ओर कह दो या अनिश्चित की ओर आप लोग कह सकते हो। पूर्ण से हमेशा किस की ओर ले जाता है, अभाव की ओर ले जाता है या भाव की ओर ले जाता है, ये ध्यान रखना है अपने को। पूर्ण से, पूर्ण का मतलब चीज कौन सी पूरी है, जो चीज आज आपके सामने दिखाई दे रही है वो अभी पूरी है, ठीक है। पूर्ण से उसे किस की ओर ले जाना है, हमेशा प्रमाण की ओर ले जाना है। प्रमाण क्या चीज है, उसका प्रूव कैसे करें उस चीज को, इसकी ओर हमेशा ले जाना है। एक फ्रोबेल ने बहुत अच्छी बात कही है, फ्रोबेल ने यह कहा है कि हिंदी शिक्षण का मुख्य कार्य कुछ खोना नहीं, अधिक से अधिक पाना है। फ्रोबेल ने कहा भाषा शिक्षण का सूत्र कुछ खोना नहीं, कुछ खोना नहीं बल्कि अधिक से अधिक पाना है, अधिक से अधिक पाना है। ये शिक्षण सूत्र के बारे में किसका विचार है, फ्रोबेल का विचार है। फ्रोबेल ने बहुत अच्छी बात आप सबके सामने लिखी है कि भाषा शिक्षण का जो सूत्र है वो क्या है, कुछ खोना नहीं बल्कि क्या है, अधिक से अधिक पाना है। तो ये सब आपके सामने क्या थे, भाषा शिक्षण के सूत्र थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पूर्ण से प्रमाण की ओर कह दो या प्रत्यक्ष से भी अप्रत्यक्ष की ओर भी आता है, एक प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, जैसे ये चौक है तो ये चौक आपके सामने प्रत्यक्ष है, मगर इसके यूज क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, क्या काम आता है, ये सब इसके अप्रत्यक्ष हैं। तो भाषा प्रत्यक्ष जो है, जो चीज आपके सामने है उससे किसके बारे में बताती है, हमेशा अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सिखाती है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में आपको अभ्यास करवाती है। ये सब के सब भाषा शिक्षण के क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण के शिक्षण सूत्र हैं। इनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक शिक्षण सूत्र जो मैं 10 नंबर में और लिख देता हूं, सरलता से कठिनता की ओर, सरलता से कठिनता की ओर, कठिनता की ओर। ये ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, जब विशेषता बताई जाती है तो हमेशा ये सिखाया जाता है कि कठिनता से सरलता की ओर। शुरुआत में बच्चे के सामने कठिन चीज़ें आती है, उसके बाद हार्ड आती है, लेकिन यहाँ मैं शिक्षण सूत्र पढ़ा रहा हूँ। शिक्षण सूत्रों में हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद क्या सिखाया जाता है, कठिन वस्तुओं के बारे में सिखाया जाता है। बच्चे के तो शुरुआती स्टैंडर्ड में कै बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो भाषा की विशेषता है, भाषा हमेशा शुरुआत में कठिन
लगती है और सीखे जाने के बाद हमेशा भाषा क्या होती है, सरल होती है। लेकिन शिक्षण सूत्र में और भाषा की विशेषता में आप अच्छे से फर्क समझ लीजिएगा कि शिक्षण सूत्र हमेशा सरल से किसकी ओर ले जाता है, कठिनता की ओर ले जाता है। भाषा हमेशा सरल चीजें आरंभ में सिखाई जाती है और बाद में कौन सी चीजें सिखाई जाती है, कठिन वस्तुएं को सिखाया जाता है, उसके नियमों को सिखाया जाता है, उसके यूज सिखाए जाते हैं नियम के। ये सब चीजें कठिन है। ये भाषा शिक्षण का शिक्षण सूत्र है, ये ना कि उसकी विशेषता है। विशेषता में आप पढ़ते हो कठिनता से सरलता की ओर। उसमें क्या होता है, भाषा में शुरुआत में सीखने में बहुत कठिनाई आती है, बाद में आसान लगती है। ये तो भाषा की विशेषता है। और ये जो मैंने लिखा है सरलता से कठिनता की ओर, ये शिक्षण का क्या है, सूत्र है। तो ये शिक्षण सूत्र मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और दोबारा आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात आपसे करनी है। एक यूनिट आपकी लगभग ये मानकर चलो आज कंप्लीट हो जाएगी। 2 वीडियो में मैंने 1 यूनिट लगभग अधिकांशतः आपको कवर कराने की कोशिश की है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, 40-45 मिनट के आसपास आपका वीडियो हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको इन चीज़ों को सीखना चाहिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांत का मतलब यही है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सिद्धांत होता है। कोई कहता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कोई कहता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, मुझे इससे बात करना अच्छा नहीं लगता। ये मेरा सिद्धांत है कि मैं सुबह चाय जल्दी पीता हूँ, किसी का सिद्धांत है शाम को चाय पीना, किसी का सिद्धांत है रोजाना मंदिर जाना, किसी का सिद्धांत है कभी मंदिर जाना ही नहीं। ये सब व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर अलग अलग उसके व्यवहार पर डिपेंड होते हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा शिक्षण करते समय भी भाषा के कुछ सिद्धांत होते हैं। भाषा उन सिद्धांतों से कभी हटकर नहीं चलती है। ये सूत्र थे जो पीछे पढ़ाए थे। अब मैं बात करता हूँ भाषा के सिद्धांत क्या है। तो देखिए, पहला जो सिद्धांत अपने पास है भाषा का, वो सिद्धांत है आप लोगों का स्वाभाविकता का सिद्धांत। क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का मतलब क्या है साथियों? देखो, जो स्वभाव में होता है वही सीखा जाता है भाषा के माध्यम से। स्वभाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भाषा का सरल स्वभाव है। जिस स्वभाव में आप भाषा को ढालना चाहते हो उसी स्वभाव के अनुसार भाषा धीरे धीरे अपने विकास क्रम की ओर हमेशा बढ़ती रहती है। तो स्वाभाविकता का मतलब है जिस प्रकार के स्वभाव में, जिस प्रकार के भाव में आप भाषा को ढालना चाहते हो उसी भाव में भाषा अपने आप क्या हो जाती है, ढल जाती है। अगला सिद्धांत आप लोगों का 2 नंबर है। 2 नंबर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत का मतलब क्या है साथियों? रुचि के सिद्धांत का मतलब है बिना रुचि कभी भी आप भाषा नहीं सीख सकते। जिस व्यक्ति को भाषा सीखने में रुचि होगी वही भाषा का ज्ञान अर्जन कर सकता है। यानी भाषा क्या करती है? रुचि पैदा करती है। अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है भाषा को, रुचि पैदा करने का काम करती है। भाषा के श्रृंगार के रसों की आप बातें पढ़िए, कवियों की कविताएं सुनिए, इससे हमेशा रुचि मन में जागृत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुनी जाए। आपने कवि तेज का नाम सुना होगा, जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा। ये सब कवि जो हैं इन सब ने क्या किया है? भाषा में रुचि पैदा करने का काम किया है। समझ गए ना मेरी बातों को? तो ये सब ध्यान रखिएगा कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाए, भाषा में किस प्रकार के लहजे का प्रयोग किया जाए, शिक्षण कार्य करवाते समय बच्चों में रुचि कैसे पैदा की जाए, ये सब काम कौन करता है? हिंदी भाषा करती है। अगला देखिए 3 नंबर। 3 नंबर अपने पास है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है भाषा का जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सीखेगा। भाषा हो चाहे कोई भी हो, आपको मालूम है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ सीखना है तो उसका सबसे पहला सिद्धांत यही है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या किया जाए? अभ्यास किया जाए। और भाषा का मूलभूत सिद्धांत यही है कि अभ्यास के माध्यम से ही भाषा को सीखा जा सकता है, दूसरा कोई सीखने का माध्यम नहीं है। चौथा, ठीक है, चौथा शिक्षण सूत्र अपना है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के माध्यम से भाषा को बड़े अच्छे से सीखा जा सकता है।
जब तक अनुकरण होगा भाषा में किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होगी। त्रुटियों को दूर किया जा सकता है अनुकरण के माध्यम से। अगर आप कोई गलती करते हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार का ट्रेंड चला हुआ है, आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐप वर्तमान में मौजूद है जो टीचर सामने बैठकर आपका अभ्यास करवाता है, आपसे अनुकरण करने को कहता है। वो कहता है कि इन इन चीज़ों को बोलो। तो आपने छोटी कक्षाओं के बच्चों के बारे में भी सुना होगा, आजकल सरकारी विद्यालयों में भी अनेक प्रकार के मॉडल दीवारों पर लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के रूम तैयार किए जा रहे हैं जिनमें बच्चे को उसके सामने लिखकर पढ़ा जाता है और कहा जाता है, उसे अनुकरण करवाया जाता है बार बार। आपने कभी पहाड़ों की टेबल याद की होगी, क्लास में अंतिम क्लास यही आती थी कि आज पहाड़े बोलने हैं तो बच्चे जोर जोर से बोलते थे, वो सब अनुकरण है। एक बच्चा बोलता है, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते हैं, या टीचर बोलता है उसके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते हैं। तो अनुकरण के माध्यम से भी भाषा को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। अगला अपना पांचवा जो रहेगा वो है मौखिक कार्य। क्या है? मौखिक कार्य। मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत, इसमें सिद्धांत ये कहता है कि भाषा में जितना ज़्यादा मौखिक काम किया जाएगा उतनी ही अच्छी भाषा पर आपकी क्या होगी? पकड़ होगी। आपको मालूम होगा जब अपन विद्यालय में पढ़ते थे मौखिक परीक्षाओं का आयोजन होता था, आजकल भी अनेक जगह अनेक एग्जाम में मौखिक एग्जाम जिसको अपन वाइवा कहते हैं वो लिए जाते हैं। तो अगला सिद्धांत जो अपना रहेगा 6 नंबर, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब है जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, भाषा उसे और ज़्यादा क्रियाशील करने का काम करती है। और क्रियाशीलता के माध्यम से, क्रिया बार बार जिस किसी भी माध्यम से की जाती है उसके माध्यम से ही ज़्यादा व्यक्ति सीखता है भाषा को। क्रियाशील रहने का सिद्धांत ही किसका है? हिंदी शिक्षण का है। हिंदी शिक्षण व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील रखता है। जैसे विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाएगा? एक कवि के मन में भावों का किस प्रकार अलग अलग तरीके से, जैसे आपने श्रृंगार रस है, जैसे आपके देशभक्ति के वीर रस के कवि हैं, उनको कभी आपने सुना होगा, उनकी क्रियाशीलता के बारे में, उनकी तर्क शक्ति के बारे में, उनके शब्दों का जो तारतम्य है उसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, पहला भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? स्वाभाविकता का है, फिर रुचि का है, फिर अभ्यास का है, फिर अनुकरण का है, फिर मौखिक कार्य का है, फिर आपके क्रियाशीलता का है। इसी प्रकार है आपके पास सुनिश्चितता का सिद्धांत है। सुनिश्चितता का, सुनिश्चितता का सिद्धांत। ये ध्यान रखना है कि सुनिश्चितता का सिद्धांत किस प्रकार काम करता है। सुनिश्चितता का मतलब है जो निश्चित है उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। गणित मान लीजिए हिंदी में किसी ने कोई कविता लिखी है तो उसने बहुत ही सोच समझकर उसके बारे में अपने विचारों को प्रकट किया है, इसको बार बार परिवर्तित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, सुनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। फिर एक व्यक्तित्व का भी, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी इसमें आता है कि अलग अलग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार, व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार भाषा शिक्षण करवाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग तरीके से भाषा को सीखते हैं। कमज़ोर बच्चे थोड़ी लेट सीखते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं हो सकता है वो भाषा को थोड़ा जल्दी सीख जाएं। तो भाषा का सिद्धांत है कि ये अलग अलग व्यक्तियों की उनकी व्यक्तिक भिन्नता, उनकी मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भाषा का शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो भाषा को व्यक्तिक भिन्नता के माध्यम से, सुनिश्चितता के माध्यम से, क्रियाशीलता के माध्यम से, मौखिक कार्य के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, रुचि के माध्यम से और स्वाभाविकता के माध्यम से ये भाषा शिक्षण का करवाते समय भाषा शिक्षण के ये क्या है? सिद्धांत है। हिंदी भाषा का शिक्षण जो है वो इन्हीं सिद्धांतों पर क्या होता है? आधारित होता है। अब देखिए दो तीन एक छोटी छोटी बातें आपसे कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं अपन क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात अपन ने नहीं की है, नेक्स्ट वीडियो में अपन उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि एक तो होता है भाषा की ग्रहणशीलता के कारक क्या हैं। एक क्या है? ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता के कारक। ठीक है, ग्रहणशीलता के कारक, इनके बारे में अपने को अभी बात करनी है, ज़्यादा बात नहीं है, आप सब समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको दो तीन बातें बताती कि भाषा के ग्रहणशीलता का क्या मतलब है और ग्रहणशीलता के उपाय क्या हैं। भाषा
ग्रहणशीलता के उपाय, ग्रहणशीलता के उपाय कौन कौन से हैं। बस इन 2 बिंदुओं पर अभी आपसे बातचीत करनी है मेरे को बस, ठीक है। देखिए किस तरीके की बात करनी है। ग्रहणशीलता के कारक का क्या मतलब है? ग्रहणशीलता के कारकों का मतलब है किन किन माध्यमों से भाषा को ग्रहण किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपके पारिवारिक वातावरण का मतलब हो गया, माता पिता जिस भाषा को बोलते हैं बच्चा उन भाषा को सबसे ज़्यादा ग्रहण करेगा, ठीक है। ग्रहण करने के कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों से भाषा का विकास बच्चे में होगा, इसका मतलब यही है कि वो ग्रहणशीलता के क्या हैं, कारक है। बच्चा किन किन माध्यमों से भाषा को सीखेगा, आपके आसपास का वातावरण सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया माता पिता के व्यवहार उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार उसे प्रभावित करता है भाषा को सीखने के लिए। उसके बाद व्यायाम और खेल कूद के माध्यम से भी वो सीखता है, खेल कूद के माध्यम से भी सीखता है। इसके बाद वो अपने मित्रों के माध्यम से, मित्रों या दोस्तों के माध्यम से भी वो भाषा को क्या करता है, सीखता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाषा की ग्रहणशीलता, ग्रहण कहाँ कहाँ से करता है, उसके कारक कौन कौन से हैं। एक तो माता पिता का व्यवहार किस प्रकार का होगा, शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होगा, व्यायाम और खेल कूद के मैदान में वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उन मित्रों से दोस्तों से भी भाषा का ग्रहण करना सीखता है। कभी भी बच्चा ऐसे वातावरण में रहता है जिसके परिवार में कभी किसी ने गाली गलौज नहीं किया, लेकिन उसके मित्र दोस्त जो हैं वो बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत गाली बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा अवश्य अपने मित्रों से उस भाषा को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मित्र में से कोई भी मित्र गाली गलौज नहीं करता है, बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, सबका स्टैंडर्ड अच्छा है, मगर उसके परिवार में ऐसा वातावरण है कि बच्चा अपने परिवार से और गाली गलौज की भाषाओं को सीख जाता है। तो परिवार, माता पिता, पूरे परिवार का वातावरण ही इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये मुख्य कारक हैं। एक होता है कक्षा का वातावरण, कक्ष का वातावरण भी उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ये ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें उसके ग्रहणशीलता के क्या हैं, कारक है। अब उपाय क्या क्या करना चाहिए। उपाय में सबसे बड़ा उपाय तो ये है, उसे क्या करना चाहिए, भाषा का अनुकरण करना चाहिए। उसके बाद भाषा का उसे क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भाषा को क्या करना चाहिए, ग्रहण। यानी भाषा सीखने के लिए क्या क्या करें बच्चे के साथ कि वो भाषा को अच्छे ढंग से सीखे। तो पहले तो उसको अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें, फिर उसका अभ्यास करवाएं, फिर पढ़ने के लिए उसे पाठ्य पुस्तकें, इसके अलावा अच्छी पत्र पत्रिकाएं, अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं उसे उपलब्ध कराएं। इसके माध्यम से कुछ समाचार पत्र भी उसे उपलब्ध करवाएं। इसके साथ साथ उसे वाद विवाद जैसे विषयों में शामिल करें। वाद विवाद विषय जैसे अनेक प्रकार के वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उसे कहानी, कविता, लेख, ये लिखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे साहित्य का ज्ञान उसे हो, इसलिए उसे अच्छे प्रकार की पुस्तकें दी जानी चाहिए पढ़ने के लिए, उसके लिए उसके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसे पुनर्बलन देना चाहिए। इन सब माध्यमों से भाषा को अच्छे प्रकार से क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैंने आपसे बहुत सारे बिंदुओं के बारे में बात की है। भाषा मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद मैंने भाषा के कारक कौन कौन से हैं, भाषा किस किस माध्यमों से सीखी जा सकती है, इन तमाम विषयों पर आपसे मैंने आज बातचीत की है। तो आप सबको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ये वीडियो आपको पसंद आएगा शायद। मैंने आपको लगभग पहली यूनिट है वो पूरी करवा दी है। तो सेकंड यूनिट उससे छोटा सा टॉपिक एक बचा हुआ है, जिसमें भाषा के शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के बारे में बात करने के बाद अगले वीडियो में फिर सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।